हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था, हमें जहाँ तक याद है, टाइप ऑफ रिएक्शंस। आज मैं आप लोगों को रिएक्शंस को बैलेंस करने का तरीका बतलाऊंगा, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ये आपके सिलेबस का चीज़ है, सिलेबस का नहीं, मतलब केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करें। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस जो होता है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। रिएक्टेंट्स में कंपाउंड्स हो सकता है और एलिमेंट्स हो सकता है। कंपाउंड्स मींस सपोज CaCO3 plus HCl. This is calcium carbonate react with diluted hydrochloric acid. What will happen? CaCl2 plus CO2 plus H2O. This is a skeletal reaction. The reaction in which the atoms and molecules of the reactant are not equal to the atoms and molecules of the product, then it is called a skeletal reaction. This is a skeletal reaction. And how it balance, that is the question. हमेशा ध्यान रखना आप लोग कि किसी भी सिस्टम में आप जितना इनपुट डालोगे आउटपुट उतना ही आएगा। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसे हम कहते हैं, उसके अनुसार जितना आप इनपुट डालोगे आउटपुट उतनी ही आएगी। टू ऑबी दिस लॉ, इस नियम को हमने मानने के लिए क्या करना होता है, बैलेंस करने होते हैं। मीन्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट। इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हो अपने तरीके से। यू हैव टू राइट द नंबर इन फ्रंट ऑफ द केमिकल्स। आगे लिखनी है, पीछे नहीं लिख सकते हो। आगे ही लिखनी है, बीच में भी नहीं लिख सकते हो। ये ध्यान रखना, जो भी नंबर लिखनी है आप स्वतंत्र हो। आपको जो कॉन्शियस इजाजत देता है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लिख सकते हो। पार्टिकुलर कोई कंडीशन नहीं होता है, लेकिन इसको इजी समझने के लिए जो रूल है उसको हम TL मेथड कहते हैं। TL, ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, इसमें हम LHS लेते हैं। LHS में सारे एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट्स के हैं उसको लिखते हैं, और RHS में जो एलिमेंट्स है प्रोडक्ट के उसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, कैल्शियम Ca, हाउ मच, कैल्शियम कितनी है 1, फिर कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 1 एंड क्लोरीन 1। अब आप आ जाइए RHS में। कैल्शियम चेक कीजिए कितना है, Ca1। सी कार्बन चेक कीजिए, कार्बन भी 1। ऑक्सीजन 2 and 1, that is 3। अब देखिए हाइड्रोजन here 2 and क्लोरीन here 2। आप गौर करोगे कि ये एटम्स नंबर सेम है, यहां पर डिफरेंस यहां से हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन का। अगर हम इन दोनों में मल्टीप्लाई 2 कर दें, मल्टीप्लाई 2, देन इट विल बिकम 2 and 2। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो
number of atoms of the reactant and will be equal to the number of atoms of the product. Okay, therefore to balance this chemical reaction, if we apply here 2 HCl, then the reaction become balanced. You can check each atoms and molecules of the reactant is equal to the number of atoms and molecules of the product. लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो मैं तरीका बतलाया हूँ विच इज वेस्टेज ऑफ टाइम, आपका टाइम खराब करेगा। आपने अपने तुरंत कॉन्शियस से ये सोचनी है कि हमने कहाँ पे कौन सी नंबर लगा दी है ताकि हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाए, बिकॉज टाइम इज द प्रीसियस थिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। इसलिए आप इसको मैं समझाने के लिए आपको बतला दिया, आपके बुक में भी ये मेथड लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसको इम्प्लीमेंट करके समय नहीं खराब करनी है। आप डिवाइड कर लेना, एग्जामिनेशन के एक रूल होते हैं 1 मार्क्स 2 मिनट, ओके, नॉट मोर देन दैट ऑफ दिस। देखिए आप इसको समझ गए हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, आप कोशिश कीजिए उसको बैलेंस करने का। देखिए Na plus O2 to give Na2O। हाउ टू बैलेंस दिस, कैसे बैलेंस करेंगे आप ध्यान देना। यहां पर सोडियम के 2 आइटम, ओके, यहाँ पे सोडियम के 1 आइटम, लेकिन आप देख लेना कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इवन है, यहाँ पे ओड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ध्यान रखना है। इवन और ओड हो तो सबसे पहले हमने क्या करता है, जो ओड नंबर होते हैं उसको इवन में कन्वर्ट कर देना होता है। इफ ए मॉलिक्यूल और एटम आर इन द फॉर्म ऑफ odd number, at first it should be changed into the even number। so ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गया 2 here and 2 here, then what will be happen, the number of sodium will be 4, sodium will be 4 in case of product, so in reactant we apply 4 here, okay, then the reaction will become balanced। check out Na4 oxygen 2, Na4 oxygen, मैं समझता हूं आप समझ गए। एक दो और एग्जांपल क्लियर कर दूं। देखिए ये तो बहुत सारे होते हैं रिएक्शन, सभी बैलेंस करने होते हैं। आप देखिए इंडिविजुअली आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके, कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन इट। क्या क्या कह रहे हो, एक दो और, ठीक है, आप कोशिश करो, मैं देता हूं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, P4 plus O2, P2O5, phosphorus pentaoxide। how should it be balanced? At first check here, phosphorus, here is oxygen is 5, here oxygen is 2। at first this is even number and this is odd number। इवन और odd समझते हो, सम और विषम संख्या, तो विषम संख्या को सम में बदलना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए, कितने हो गए ये, ऑक्सीजन 5 2 जा 10। अब ऑक्सीजन यहाँ पर आप यहाँ पे 5 लगा दो, यू कैन चेक दिस रिएक्शन विल बैलेंस। एक सिंपल सा और देता हूं, आप करो। CH4 plus O2, methane burned with oxygen to form carbon dioxide in water along with some amount of heat। how to balance it, कैसे बैलेंस करोगे, देखो सोचो, कार्बन हाइड्रोजन 2 है, इधर इधर 4 है, तो क्या कर सकते हैं बोल,
What we have to do for balancing this reaction? Hydrogen here is 4 and here is 2. Then we should write here 2. Then the hydrogen will become 4 here and 4 here. To check the number of atoms of oxygen in case of product. Here is 2 plus 2, that is 4, and if we apply here 2, then the number of oxygen will become also 4 in product. So you can check out carbon 1, hydrogen 4, hydrogen 2 to the 4, oxygen 2 to the 4, 2 plus 2, that is 4. So it will become balance. Okay. If you left the reaction unbalanced, skeletal, then you are not authorized to get your full marks, because balancing is the most essential way for the chemistry in case of chemical reaction. ओके, मैं समझता हूं आपको बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. अच्छा, आप लोगों ने ये वर्ड सुना है? रेंसिडिटी. रेंसिडिटी एक प्रोसेस होता है, एक फेनोमेना होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अलग अलग शब्दों से इसका उच्चारण करते हैं. देखिए, बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो हमारे यहाँ एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, बसिया. बसिया रोटी है, मतलब रात का पका हुआ अगर सुबह में मिल जाए तो उसको कहते हैं बासी हो जाना. ओके, तो ये जो रेंसिडिटी वर्ड है, इसका जो हिंदी रूपांतरण होता है वो होता है बासी हो जाना. लेकिन अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं. कहीं पे इसे कहते हैं भुसा जाना, खास करके हरियाणा पंजाब में ये वर्ड यूज होता है कि खाना भुसा गया, अड़ुआ गया, खराब हो गया, बदबू आ गया, इस तरह के सब. सड़ गया, बहुत जगह बोलते हैं सड़ गया. तो ध्यान देना, ये जब हम खाना पका करके कुछ आवर तक रखते हैं ना ओपन में, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, and the cooked food become oxidized with oxygen, and due to this cause the food item is not suitable for eating purpose. खाने लायक नहीं रहता है, उसको हम फेंक देते हैं. क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं. Wastage of food. Due to this phenomena, the process happen due to wastage of the food. बहुत सारे हो जाते हैं, खाना की बर्बादी हो जाती है. शादी ब्याह में खाना बना, रात को खाएं पार्टी में, और सुबह देख रहे हैं कि कंटेनर खाना जो है तो गेट स्पॉइल, बदबू आने लगी, उसको फेंकना पड़ जाता है. इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? हाउ टू कंट्रोल रेंसिडिटी. ध्यान देना, आप लोग आजकल कॉमनली हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं. खाना बच गया, फ्रिज में रख दिए, नहीं खराब होता है. अगर आज बना हुआ है, कल किसी टाइम खा लोगे तो खराब नहीं होगा. क्यों? रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. रिड्यूसिंग टेम्परेचर को कम करके अगर हम स्टोर करते हैं कुक्ड फूड को, तो रेंसिडिटी स्लो हो जाता है. द रेट ऑफ रेंसिडिटी बिकम स्लो. बंद नहीं हो जाएगा, ये मत समझ लेना कि बना करके खाना रख दिए फ्रिज में और महीने भर उसे खाए जा रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. ये रेंसिडिटी प्रोसेस जो है रिड्यूसिंग द टेम्परेचर पे स्लो होता है, खत्म नहीं हो जाता है. ध्यान रखना है, ठीक है? बी माइंडेड इस चीज को. दूसरा, सेकेंड, डिहाइड्रेटिंग. डिहाइड्रेट कर देना किसी भी फूड आइटम से. रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज मच एज पॉसिबल, जितना संभव है उसको, उसमें से पानी को आप निकाल दीजिए. द फेनोमेना इज नोन एज डिहाइड्रेटिंग, रिमूवल ऑफ वाटर. आप देखे होंगे गांव का एक टेक्निक होता था
जैसे सब्जी ज्यादा हो गई है तो उसे धूप में सुखा करके रख देते थे। धूप में सुखा करके, हमें याद है कि आम की खटाई बनाने के लिए क्या किया जाता था, आम को बारीक काट कर और उसको धूप में सुखा करके बहुत दिनों तक हमें स्टोर करके रखते थे, खराब नहीं होता था। ऐसा फेनोमेना आज भी होता है, डिहाइड्रेट कर देते हैं, उसकी पानी को रिमूव कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी हम रेंसिडिटी को स्लो करते हैं। समझ गए? द थर्ड प्रोसेस इज बाई एडिंग सॉल्ट। अगर किसी खाने के आइटम में आप नमक अगर ज्यादा मिलाकर रखते हो तो उसमें भी रेंसिडिटी स्लो हो जाता है। आपने कभी ये सोचा है कि अचार, प्रिकल जिसको कहते हैं, उसमें बदबू क्यों नहीं आती है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि उसमें ना बहुत सारे नमक डाली जाती है। या आप मट्ठी, मार्केट में मट्ठी मिलती होगी, मट्ठी, डू यू नो मट्ठी? बोतल में पैक होता है, 3-4 दिन के बने हुए होते हैं, नहीं खराब होता। क्यों? क्योंकि उसमें नमक ऐड किया जाता है। नेक्स्ट, बाई एडिंग शुगर। चीनी मिला करके भी हम रेंसिडिटी को स्लो करते हैं, मीठी चीजें बना करके। आपने देखा होगा हलवाई के दुकान में लड्डू बना रहता है कई दिनों का, आप खरीदते हो और खा लेते हो, रेंसिडाइज नहीं होता, स्लो हो जाती है उसकी प्रोसेस। लड्डू, ओ रसगुल्ला, मिठाइयाँ, वो फ्रीज करके नहीं रखते, वो तो ऐसे ही सजा कर रखते हैं कि लोगों को दिखाई दे कि हमारे दुकान में क्या क्या है। तो 2-3 दिनों तक, 4 दिनों तक, 5 दिनों तक तो ये खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द शुगर रेंसिडिटी बिकम स्लो। एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। आजकल बहुत सारी कंपनियां पैक्ड फूड बेचती है, पैक करके कुरकुरे बच्चे खाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, लीज है, उसके अंदर नाइट्रोजन इनहेल कर दिया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है, जिससे रेंसिडिटी स्लो हो जाती है। रेंसिडिटी बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। 3-4 महीने तक आप उसको पैकिंग खोलोगे, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से बेस्ट बिफोर लिखा रहता है उसके ऊपर, लेकिन यह है कि खरीदते समय कौन देखता है इतना। लेकिन ये 3-4 महीने तक जो फ्राइड चिप्स, पोटैटो चिप्स होते हैं, वो खराब नहीं होते। तो दीज आर द मेथड टू रिड्यूस रेंसिडिटी फॉर द फूड आइटम। समझ रहे हो? नहीं? वैसे तो कोशिश करना कि ताजा ही बना हुआ खाएं, लेकिन अगर कभी अपने स्टोर करना हो तो इस मेथड को ध्यान रखना। इसमें से कोई भी आप नाइट्रोजन पे इनहेल कर देते हैं, नाइट्रोजन ऐड करके हम घर में तो टेक्निक हमारे पास है नहीं कि हम उसको पैक कर दें, ये तो कंपनियों में ही होता है, कंपनियां ही करती है, लेस, कुरकुरे वगैरह में। ओके, बाकी के मेथड हम घर में यूज कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर है कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? नो? अच्छा, आपने देखा होगा कि लोहे की जो भी चीजें होती है उस पर पेंट करते हैं लोग। क्यों करते हैं? पेंट क्यों करते हैं? लोहे की बनी चीजों पे अक्सर हाँ पेंट करते हुए आप लोगों को देखे होंगे। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? और क्या? सुंदर लगने के लिए? यस, ये तो ये सेकेंडरी कारण है। सुंदर लगने के लिए पेंट करते हैं, ये सेकेंडरी कारण है। प्राइमरी इज टू रिमूव रस्टिंग, रस्टिंग, जंग लगना। वर्ड सुने हो? और कोरियोजन, 2 वर्ड हैं, ये दोनों सिमिलर होते हैं। इसका मतलब होता है संक्षारण।
हिंदी वर्ड आप लोग सुने होंगे। देखिए हम लोग हिंदुस्तान के लोग हैं और हम लोगों को ज्यादातर हिंदी के शब्द आने चाहिए ना। क्या बोले, हिंदी के शब्द बड़े डिफिकल्ट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। आई लव हिंदी, यू शुड ऑल्सो। आपको भी करना चाहिए अपने मातृभाषा संचालन कहते हैं इसे। इसके द्वारा क्या होता है कि कुछ मेटल्स डैमेज हो जाते हैं, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो मेटेलिक सबस्टांसेस डैमेज हो जाते हैं। लोहे की कील को आप कुछ देर तक रख दो खुले में जहां पे मॉइस्ट होना चाहिए, तो आप देखोगे कि कील में जंग लगने लगी। गेट ग्रिल लोहे की बने हुए जो दरवाजे चौखट होते हैं वो जंग लग जाता है। इससे ये आर्टिकल्स खराब हो जाते हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज कोरियोजन। आप देखोगे कॉपर के कंटेनर में लोग कहते हैं, हमारे यहाँ भी बड़े बाबा लोग आते हैं, बोलते हैं कि ओ तांबे के ग्लास में पानी पियो, बच्चा आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। वो तो मैं पीता हूँ इसलिए मेरी हेल्थ अच्छी है, आप लोगों को भी होना चाहिए। आप देखोगे कॉपर का जो कंटेनर आप मार्केट से खरीदे हो ना, उसकी शाइनिंग डल होने लगती है। मतलब अगर तांबे के ग्लास में मैं पानी पी रहा हूं तो सामने वाला बोलेगा यार ये बहुत गरीब आदमी है, इसके पास स्टील की ग्लास दी है जो चमकने वाली होती है, थोड़ी सी उसकी लुक जो है वो डल होने लगती है। कोरियोजन होता है, ऑक्सीजन से कॉपर का रिएक्शन होता है जिसके कारण उसकी शाइनिंग डल होने लगती है। ओके, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड कोरियोजन। इसके कारण डैमेज हो जाता है हमारा आर्टिकल, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हम जो मेथड लगाते हैं टू प्रिवेंट कोरियोजन। द फर्स्ट मेथड इज ऑयलिंग। लोहे की चीजों पे आप देखा होगा कुछ लोग जो है ना तेल लगा देते हैं। तो तेल, कौन से तेल? एज यू वांट। मैं तो सरसों का तेल लगा देता हूं। डू यू नो सरसों का तेल, मस्टर्ड सीड ऑयल, उसके ऊपर ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो पाता है या स्लो हो जाता है, जिसके कारण वो कोरियोजन और रस्टिंग स्लो हो जाता है। ओके, दूसरा पेंटिंग। दिवाली के 2 दिन पहले मैं देखा एक बच्चा बड़े प्यार से अपने गेट को पेंट कर रहा है, पेंट लेकर के। मैं बोला बेटा ये क्या क्यों कर रहे हो? अंकल आपको नहीं पता दिवाली आ रही है, सुंदर लगनी चाहिए। बोले वो तो सुंदर तो लगनी चाहिए लेकिन पेंट क्यों कर रहे हो? बोला पापा बोल कर गए हैं कि ग्रिल तो मस्टली आपको पेंट कर देना है बेटे। अच्छा पापा कह के गए हैं? हाँ। क्यों? बोले पापा बोल रहे थे कि इससे ना जंग लगेगी और ये ना खराब हो जाएगा, गेट डैमेज होने लगेगा, इसको बचाने के लिए आपने पेंट करने, और प्लस सुंदर भी लगेगा। आम का आम गुठली का दाम, दोनों ही बातें हैं। एक तो ग्रिल खराब नहीं होगी और दूसरा सेकेंड पॉइंट सुंदर भी लगेगा, इसलिए पेंट कर देते। पेंट करने से आपका कोरियोजन स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पुल होते हैं पुराने जमाने के, अंग्रेजों के जमाने के बने हुए, उसमें ना अक्सर देखना पेंट होता है। एल्पिन टावर सुने हो, देखे हो? नहीं देखे तो नहीं हो लेकिन सुने तो हो ना। ओ तस्वीर में देखे होगे, बहुत बड़ा टावर है। कहाँ पे है? फ्रांस में, लोहे का। तो इतने दिनों तक टिका कैसे है? उसमें क्या होता है ना कि हमेशा पेंट होता रहता है, उससे कोरियोजन नहीं हो पाता। जो पुराने जमाने की जो पुल है ना जो लोहे की बनी हुई है उसमें ही पेंट होता है, मैंने हमेशा देखा है। वो हमारे यहाँ है ना वो बिना पिलर वाली, कौन सी पुल? बिना पिलर के कौन सा पुल है हिंदुस्तान में? नहीं नहीं पता? हावड़ा का पुल सुने हो ना, हुगली नदी में, मैंने देखा, लोहे ही लोहे। वहां पे भी देखा हूं, हमेशा पेंट होता रहता है।
हमारे जमाने में पानी टंकी जो होती थी ना, लोहे की होती थी, लोहे की, उसको साल 2 साल में आ जाते थे उसकी इम्प्लाइज पेंट करने के लिए। क्लियर हो गया पेंटिंग। द थर्ड इज ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए। इसको हम हिंदी में जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्तीकरण। ओ, जस्ता जिंक मोल्टेन स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में, उसके अंदर इमर्ज कर देते हैं आयरन आर्टिकल को, और इमर्ज करके निकाल लेते हैं। तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक कोट जमा हो जाता है, जिंक का कोट जमा हो जाता है, जिसके कारण उसका रस्टिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है या रुक जाता है। द फेनोमेना इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड हिंदी में जस्तीकरण, जिसके कारण उसका जो कोरियोजन प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। ओके, एनी क्वेश्चन? ऑयलिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, और एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हम लोग यूज करते हैं, मेकिंग एलॉय बाय मेकिंग एलॉय। किसी भी मेटल को आप उसको एलॉय में कन्वर्ट कर दो। एलॉय क्या होता है जानते होगे आप? मिश्र धातु, हिंदी में कहते हैं मिश्र धातु। 2 or more than 2 metals or a metal and non-metal mixed together in the form of their molten stage। लिक्विड कंडीशन में उसको एक रेशियो में मिक्सअप कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि मेटल एलॉय में कन्वर्ट हो जाता है। आपने कभी सोचा हो कि लोहे में जंग लगता है, स्टील में नहीं लगता? स्टील जानते हो, स्टील, स्टेनलेस स्टील, यूटेंसिल्स, घर में यूज होने वाले बर्तन, क्यों जंग लगते हैं? नहीं, क्यों नहीं लगता भाई? लोहे का वो भी है और लोहे की आपकी ग्रिल भी है। तो स्टील वाले में तो पेंट नहीं करते, क्यों? क्योंकि उसको एलॉय में कन्वर्ट करने के कारण उसकी जो फेनोमेना है रस्टिंग की, वो बंद हो जाती है। तो हम एलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे उसका संचारण रुक जाता है। हाँ, ये आपके जो 10th क्लास के बच्चों के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग इतने ही कॉन्सेप्ट हैं। आप इसको ठीक से पढ़िए, समझिए। अगर कोई डाउट्स हो तो हमसे आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल गिव यू आंसर। ओके, टिल देन, गुड नाइट।